वंदे मातरम। युवा साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आज एक महत्वपूर्ण अपडेट यानी विज्ञापन जारी हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022। क्या ये भर्ती है? कौन कौन इसके पात्र हैं? क्या क्या इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा प्रोसेस होगा, क्या शुल्क होगा, क्या क्या सिलेबस या जो फॉर्म भरने का क्या तरीका होगा, पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में साझा करूँगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि पूरी डिटेल अगर बताऊंगा तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको कोई भी प्रश्न किसी को पूछना नहीं पड़े और अन्य कोई वीडियो देखना नहीं पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आज 1/11/2022 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022। अब इसके अंतर्गत बम्पर भर्ती आई है, यानी कि 3531 पद, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र के 3071 पद और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के 460 पद है। उस पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए और उक्त पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित है और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ये पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक रहेगा। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। अब इस आंदोलन फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होगी? तो बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन फॉर्म के लिए जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र या आप अगर आपके पास में एक लैपटॉप वगैरह की सुविधा है तो आप खुद भी इसको भर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो बोर्ड की जो साइट है rsmssb.rajasthan.gov.in, इस पर उपलब्ध अप्लाई लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है या आप सीधे एसएसओ पोर्टल में जा करके, क्योंकि अगर यहाँ लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको एसएसओ पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा, या आप सीधे एसएसओ पोर्टल पर जाएं, यानी आपकी एसएसओ आईडी जो भी बनी हुई है, अगर नहीं बनी हुई है तो आपको पहले एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। और एसएसओ आईडी बनाने का तरीका मैंने इस वीडियो में अच्छा बहुत शॉर्ट में वीडियो बना करके इसी चैनल पे अपलोड किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि एसएसओ आईडी मिनटों में आप कैसे बना सकते हैं। उसके बाद में एसएसओ में लॉगिन करने के बाद में जो सिटीजन ऐप्स है यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, उसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल मिलेगा और उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आपको करनी है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने तो व्यक्ति के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आईडी में से किसी भी एक आईडी प्रूफ की जो जरूरत भी पड़ेगी और उसमें जो भी विवरण होगा उसके आधार पे आपका OTR होगा और उसमें डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने अनिवार्य होंगे। अब मैं हर वीडियो में जैसे कि बताता हूँ कि OTR के समय में आप बहुत सावधानी रखें, विशेषकर जन आधार वगैरह से आप या आधार से OTR करते हैं तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपके 10वीं 12वीं या जो भी शैक्षणिक रिकॉर्ड है उसकी जो मार्क लिस्ट में जो नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख वगैरह है वो और संबंधित जो आधार या जन आधार है उसमें नाम में कोई मिसमैच, स्पेलिंग में कुछ भी फर्क नहीं हो। अगर उसमें कुछ फर्क है तो पहले आप उसको अपडेट करवाएं, जन आधार को अपडेट करवाएं या आधार को कराएं, उसके बाद ही OTR करें, नहीं तो OTR आपका गलत होगा, उसके बाद आप परेशानी पड़ जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद में आप टेंशन में पड़ जाएंगे। तो ये हर वीडियो में बताता हूँ और फिर भी कई लोग गलती कर लेते हैं और हर वीडियो के बाद में कमेंट आते हैं कि मेरे OTR में है वो गड़बड़ हो गई या कुछ मिस्टेक हो गई, जिसमें खास करके नाम या पिताजी के नाम वगैरह में और उसमें भी स्पेलिंग में कहीं कहीं मिस्टेक जो होती है वो बाद में समस्या देती है। तो आप कोशिश करें कि आप सबसे पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार, जन आधार वगैरह, उसमें और आपके जो स्कूल को रिकॉर्ड जो 10वीं 12वीं की मार्क लिस्ट वगैरह है उसमें आपका कोई मिसमैच नहीं हो, अगर हो तो आप उसको पहले करेक्शन करवा लें। उसके बाद में अब क्या क्या OTR में होगा, तो जैसे OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्रमांक जनरेट होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी संशोधन करना हो आप पहले कर लें, क्योंकि जैसे आधार या जन आधार से डाटा जो भी पैन कार्ड से लेगा, अगर आपके पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग है और आपके 10वीं के रिकॉर्ड में अलग है तो आपका OTR है वो गलत हो जाएगा, फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। और यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में या जन आधार कार्ड में, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, उसके नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो पहले उस त्रुटि को दुरुस्त करवा लें, यानी पहले उसको सही करवा लें, अपडेट करवा लें, करेक्शन करवा लें, उसके बाद ही OTR करें। क्योंकि अब इसमें भी आगे बता दूंगा कि आपको लगभग काफ़ी समय मिलेगा और लगभग हर फॉर्म में 1 महीने का समय मिलता है। तो सबसे पहले आप 5-7 दिन में जन आधार या आधार को अपडेट करवा लें, उसके बाद ही ये प्रोसेस करें। और अगर आपने OTR एक बार कर लिया है तो फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार, जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके एसएसओ आईडी के माध्यम से करता है तो उससे सेकेंडरी की अंक तालिका और पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी अगर मान लो फिर भी आपका डाटा अपडेट नहीं होता है तो आप जन आधार या आधार की जगह सेकेंडरी की जो मार्क लिस्ट है, अंक तालिका है, उसके आधार पर आप OTR करें ताकि आपका जो भी रिकॉर्ड है उसमें समस्या नहीं होगी। और मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप आधार, जन आधार को भी अपडेट करवा लें, क्योंकि हर
वैकेंसी में या हर कहीं भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से जो परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन आईडी जनरेट करनी होगी। यानी कि जब आप फॉर्म भर लेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद में आपको पेमेंट करना उसका ज़रूरी है। फीस जो भी आपकी नियमानुसार शुल्क है परीक्षा का, वो भरना जरूरी है। और अगर ये शुल्क आप नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। यानी शुल्क भरने के बाद ही एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। वही एप्लीकेशन आईडी आपके जब भी प्रवेश पत्र वगैरह डाउनलोड होंगे तो उसमें आपके काम आएगी, और उसके बिना आपका फॉर्म है वो अधूरा माना जाएगा। और अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करेंगे तो किसी अन्य पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें। जो भी रिक्रूटमेंट पोर्टल दिया हुआ है यहीं से आपको जो भी पेमेंट है फीस का वो करना है। और अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित कर लें, ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन लंबित सत्यापन समय रहते हो सके, और अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं की रहेगी। यानी कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें, क्योंकि जैसे कई बार होता है, अभी भी जैसे 2 दिन पहले भी या अलग अलग जैसे यूनिवर्सिटी जो सुखाड़ी यूनिवर्सिटी का जो लास्ट तारीख थी उस दिन पूरी दिन साइट नहीं चली, या कई बार लास्ट तारीख को साइट या जो भी सर्वर है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है तो काम नहीं कर पाती, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आप जब भी आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो, आप ये प्रोसेस फॉर्म भरने का कर लें। और आवेदन को अपने स्वयं के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कई लोग क्या करते हैं, ईमेल जो भी या मोबाइल आईडी है, मोबाइल या ईमेल आईडी वो ई मित्र पर अगर भरवाते हैं तो उसी की दर्ज करवा लेते हैं। तो जो भी सूचना आएगी वो उसके मैसेज ईमेल पे या मोबाइल पे आएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमेशा अपना जो भी मोबाइल नंबर खुद का हो, कैंडिडेट का तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपने माता पिता का या घर का जो भी मोबाइल जो वर्किंग कंडीशन में हो, चालू हालत में हो, और ईमेल आईडी भी वर्किंग है वही दें, ताकि आपको जो भी सूचना है वो उस पर आपको समय पर मिलती रहे। और आवेदन को ऑनलाइन करते समय करने के पश्चात आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा, यानी एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट होनी जरूरी है। एप्लीकेशन आईडी अगर नहीं है, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। और अगर जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जो हेल्प डेस्क नंबर है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन की तो पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और जिसकी फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और इसके अलावा अभ्यर्थी के विरुद्ध में भी नियमानुसार कार्रवाई है वो बोर्ड द्वारा की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें, यानी जो भी सूचनाएं आपके जो फॉर्म में मांगी गई है, और विशेषकर जहाँ रेड स्टार दिया हुआ है वो तो आपको अनिवार्य रूप से भरनी है। लेकिन आप गलत सूचना नहीं भरें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी की सहायता ले लें, जिसने फॉर्म भरा हो उसका मार्गदर्शन ले लें, या कमेंट करके मुझे पूछ लें। जो भी सहायता होगी मैं अपने अवश्य प्रदान करूंगा। लेकिन आप गलत फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि गलत सूचना भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या आप बाद में परेशानी में पड़ेंगे। और इस भर्ती से संबंधित परीक्षा संबंध में पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट जो भी दी हुई है के माध्यम से किया जाएगा। और जो भी जानकारी होगी वो इसके लिए आप बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको आप निरंतर देखते रहें। अब परीक्षा का आवेदन कैसे और उसका शुल्क कितना होगा, तो आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्न शुल्क है निर्धारित ई मित्र या जन सुविधा केंद्र या कहीं से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के जो भी अन्य ओबीसी बीटा वर्ग क्रीमी लेयर वाले जो है उनके लिए 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और अति बीटा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 350 रुपये। और इसके अलावा समस्त विशेष योग्यजन जो भी विकलांग श्रेणी में है, और इसके अलावा राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों को 250 रुपये। और कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार कोई भी ऐसे कार्मिक जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 से कम है और अनुसूचित जाति जनजाति की समान ही, उनका भी शुल्क है 250 रुपये, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। यानी कि सामान्य में भी अगर आ रहा है लेकिन 2,50,000 से कम आए है तो आप 250 रुपये की फीस जमा करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास में जो आय का प्रमाण पत्र है जो सक्षम अधिकारी का है वो उस तारीख का होना जरूरी है जिस तारीख का आप फॉर्म भर रहे हैं, नहीं तो बाद में आपकी समस्या हो सकती है। तो आप ये पूरा पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास में आय प्रमाण पत्र अगर है और आप 2,50,000 रुपये की आय का प्रमाण पत्र है तो आप 250 रुपये भरें, अन्यथा आपकी जो भी श्रेणी के हिसाब से जो भी शुल्क है वो आप भरें। और यही इसमें बताया हुआ है। फीस जमा होने के बाद में नहीं लौटा जाएगी। और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से कम है और परीक्षा शुल्क 250 ही जमा कराते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से कम होने का सक्षम अधिकारी का जो आय प्रमाण पत्र है, अब सक्षम अधिकारी का होगा कम से कम आपको नोटरी करवाया हुआ होना चाहिए। तो ये विशेष आप ध्यान रख लें। और दस्तावेज के समय आपको प्रस्तुत भी करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस तारीख को फॉर्म भरें उस तारीख का होना चाहिए, उसके बाद का होगा तो फिर वो काम नहीं आएगा। ये कई बार जो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग होती है तो उस समय ये समस्या आती है और कई लोग परेशानी में पड़ते हैं। फिर उसके बाद में स्टाम्प
लाते हैं या पोस्टल ऑर्डर वगैरह से जो बकाया शुल्क है उसको आप भरते हैं, तो ऐसी नौबत नहीं आए तो आप अपनी कैटेगरी का जो भी शुल्क है वो अपनी सुविधा के अनुसार जो भी है वो जमा कराएं। अब बम्पर वैकेंसी है तो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 3071 जो पद है उसमें से सामान्य में सामान्य के 779, सामान्य महिला के 222, विधवा के 89 और परित्यक्ता के 22। इसी तरह से अनुसूचित जाति के सामान्य 371, इस तरह के ये सारे पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के भी 477, 128 और अति पिछड़ा वर्ग के है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 215, फिर एक सामान्य महिला के 61 और जो टाडा या जो 12 जिले की जो शहरी आदिम जाति उनके लिए विशेष अलग है। और इसके अलावा जो भी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन विशेष योगी जन के लिए 41 पोस्ट हैं, जिसमें OL, CP, LC यानी जो भी विशेष योगी जन की श्रेणी में जो आते हैं। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 383 पद रिक्त है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इसमें विशेष कोटा है, 61 यानी 61 जो पद है वो विशेष उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिजर्व है। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी में कौन कौन आएंगे उसके भी आगे इसमें विस्तार से बताया गया है। तो आप पूरी विज्ञप्ति को अगर आप देखना चाहें तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये विज्ञप्ति आपको उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर कन्फ्यूजन है तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस था। अब इसमें जो आरक्षण है वो नियमानुसार राज्य सरकार के जो भी निर्देश है उनके अनुसार दिया जाएगा। और जैसे महिलाओं के लिए आरक्षित में जो 8%, विधवा या 2%, परित्यक्ता, विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए आरक्षित है। और जो भी राज्य सरकार की तरफ से जो आरक्षण के जो नियम है वो सारे लागू होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी जो भी पद है वो लागू होंगे। उसमें भूतपूर्व सैनिक के आश्रकों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ नहीं होते हो, यानी जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद है वो भूतपूर्व सैनिकों को भी मिलेंगे, उनके आश्रितों को नहीं मिलेंगे। तो ये इसके अलावा इसमें जो सारी इस संबंध में पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पेंशन अर्जित कर रहा है तो क्या होगा, या भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में कौन कौन से जो भी प्रावधान होंगे। इसके अलावा इसमें दिया हुआ कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21/11/2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% होगा, यानी रिक्तियाँ भी ज़्यादा है तो उसके वेटेज काफ़ी संख्या है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी तो आरक्षित पदों का जो आरक्षण है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल से होगा, और जिस वर्ग या कैटेगरी जो भी है उसी वर्ग में उसमें समायोजित किया जाएगा। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के संबंध में क्या क्या जो है कि कौन कौन भाग ले सकता है, तो एक तो है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो खेल संस्था है उसमें अगर भाग लिया हो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की IOC की तरफ से ओलंपिक गेम्स जो ग्रीष्मकालीन होते हैं, इसके अलावा एशिया ओलंपिक परिषद की तरफ से एशियन गेम्स में अगर भाग लिया है। और जैसे उसमें दिया हुआ है कि अगर जो भी उल्लेखित है जो इस समय उसमें या तो खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में व्यक्तित्व या टीम स्पर्धा के रूप में भारतीय टीम का अगर प्रतिनिधित्व किया हो इन खेलों में, जैसे ओलंपिक खेल में, एशियन गेम्स में, दक्षिण एशियन गेम्स में जो सामान्यतः सैफ खेल के रूप में जाने जाते हैं, या राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में, या विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स चैंपियनशिप या एशियन स्कूल गेम्स चैंपियनशिप, या इसके अलावा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी भी खेल के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तित्व या टीम स्पर्धा में अगर मेडल जीता हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या उससे संबंध जो भी है के द्वारा खेलकूद की किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में व्यक्तित्व या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो। अब इसमें ये विशेष लिखा हुआ कि मेडल जीता हो टीम रूप में या व्यक्तिगत रूप में, खाली भाग लिया हो वो इसमें अलाउ नहीं है। और जैसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी में किसी खेलकूद में व्यक्तित्व या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, ये या इसके जो भी शर्तें हैं वो आप एक बार गौर से देख लें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो जो भी खेल के विशेषज्ञ यानी कि जो अगर शारीरिक शिक्षक वगैरह अगर आपके कोई पहचान के हैं तो उनसे इसको एक बार क्लियर कर लें। दिव्यांगजन जो निःशक्त जन है उनके लिए भी जो जैसे LVA लो विजन है यानी जो जिसकी दृष्टिबाधिता है, या LD है उसमें लोकोमोटरी जो डिसेबिलिटी है यानी चलने में एक पाँव में है, सेरेब्रल पल्सी है, या लेप्रोसी क्योर्ड यानी कि अगर कुष्ठ रोगी है, ड्वार्फिज्म है, या एसिड अटैक विक्टिम है यानी जो जैसे एसिड के तेजाब के जो हमले के शिकार वगैरह है, उन सभी के लिए भी इसमें जो भी पद है वो रिक्त है या रिजर्व है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश यानी TSP क्षेत्र के लिए है, वो राजस्थान के TSP क्षेत्र के निवासी उस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। और उसके लिए उस कैंडिडेटी का जो भी कैंडिडेट है उसका सतवासी निवासी हो, या स्वयं या उसका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ हो, और उसके या तो उसके माता पिता 1 जनवरी 1970 से पूर्व के अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हो। इस संबंध में आप देख लें, अगर आप TSP एरिया में आ रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करें अन्य सामर्थ्य में। और सबसे महत्वपूर्ण बात वेतनमान, इसके लिए 25,000 रुपये प्रति माह वन दिया जाएगा। ये
महत्वपूर्ण है, यानी काफ़ी अच्छा वेतनमान है, 25,000 रुपये। और बॉन्ड है, एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, ये एक बार जैसे इसमें है कि CH या BSc इन नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ या BSc नर्सिंग विद इंटीग्रल करिकुलम, और या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद इंटीग्रल करिकुलम विल बी पोस्टेड इन ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ CHO इन द SCHC या जो भी है। और आपको 5 लाख ओनली 5,000 रुपये के जो नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पे आपको ये एक बॉन्ड भी भर के देना पड़ेगा। ये जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद की बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, यानी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि अप्लाई आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है पात्रता। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? पहली तो है कि BSc इन कम्युनिटी हेल्थ, अगर आपने कम्युनिटी हेल्थ में सामुदायिक स्वास्थ्य में अगर BSc की डिग्री की हुई हो, या नर्सिंग आपने की हुई हो, GNM या BSc नर्सिंग जो भी है आपकी अगर की हुई हो, या आयुर्वेद प्रैक्टिशनर यानी BA MS फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, वहाँ से आपने BA MS की हो, या GNM नर्सिंग की हुई हो, BSc नर्सिंग की हुई हो, या BSc इन कम्युनिटी हेल्थ है, ये इनमें से कोई भी तीनों में से एक, या प्लस रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान। इसके अलावा जो भी आपकी डिग्री है वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एंड इसके अलावा ऑल द कैंडिडेट हैव टू अपीयर ए स्क्रीनिंग एग्जाम एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, यानी आपका एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके जो भी सर्टिफिकेट होगा, हैविंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ या BSc नर्सिंग विद इंटीग्रल कम्युनिटी करिकुलम या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम विल बी पोस्टेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ CHO, यानी उनको जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा जो पोस्ट है CHO की, उस पर आपको रखा जाएगा। और ये अन्य जो भी शर्तें हैं, यानी इसमें हिंदी में भी दिया हुआ कि जो भी GNM BSc नर्सिंग के जो भी उसको CHO संविदा के पद पर आवेदन करते समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है, या अथवा आवेदन करते समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत हेतु आवेदन किया हुआ होना अनिवार्य है। और इसके अलावा परंतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा CHO संविदा की पदस्थापना से पहले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी कि आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, नहीं है तो आप तुरंत कर लें। और जब भी आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको वो प्रमाण पत्र वहाँ पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है उनको भी संबंधित जो भी संस्था है वहाँ पंजीकृत होना जरूरी है। ये कुछ विशेष बातें थी। अब इसके अलावा अन्य जो भी योग्यता है उसमें कि भाई व्यक्ति है वो उम्मीदवार है वो अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, यानी हेल्दी होना चाहिए। और सामान्य रूप से हर नियुक्ति के पहले मेडिकल सर्टिफिकेट आपको फिटनेस देना पड़ता है, तो वो जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल जूरिस्ट के द्वारा हस्ताक्षरित है, वो आरोग्य प्रमाण पत्र यानी हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र भी लगभग सभी जगह जरूरत मांगते हैं, तो वैसे एक तो जो भी आपका अंतिम शिक्षण संस्थान होगा उसका चरित्र प्रमाण पत्र होगा, और कई बार जब नियुक्ति होती है तो उसमें 2 जो उत्तरदायी व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र भी मांग लिए जाते हैं। तो वो बात की बात है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो भारत के नागरिक कर सकते हैं, नेपाल का जो प्रशासन है वो भी कर सकते हैं, भूटान के प्रशासन भी कर सकते हैं, और ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बचने के विचार से आया था, यानी बसा हुआ है या बसने के विचार से जो आया था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य, इन सब से अगर भारत में स्थानांतरित होकर आ गया हो तो उनके लिए भी जो भी है वो मतलब उनको भी परमिशन है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात आयु, आवेदक को 1 जनवरी 2023 को कम से कम 21 वर्ष आयु होनी जरूरी है, यानी अगर 21 वर्ष की आयु आपकी कम, अगर 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष मैक्सिमम आयु है। अब इसमें अधिकतम आयु में छूट किस प्रकार से मिलेगी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी पुरुष है उनको 5% की 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी वो 45 वर्ष तक की आयु तक अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है वो 5 साल उनको भी छूट मिलेगी, यानी महिलाओं को भी 45 वर्ष तक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS वर्ग की जो भी महिला है उनको 10 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, यानी 40 + 10 यानी 50 साल की उम्र तक वो फॉर्म भर सकती है। और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु है वो 50 वर्ष होगी, किंतु क्रॉस या वीर चक्र यानी कोई उच्च विशेष योग्यता धारकों की दिशा में उच्च आयु में 2 वर्ष की
तक शीतलन की योग्य होगी, नहीं 2 साल और इसको शीतलन दिया जाएगा। इसके अलावा विधवा या विच्छिन्न महिलाओं के मामले में भी आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति की आयु से कम होनी चाहिए, यानी कि 60 साल से कम होनी चाहिए। अगर 60 साल है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 60 साल सेवानिवृत्ति आयु है राज्य सरकार की, यानी कि उनके अधिकतम आयु की वैसे कोई सीमा नहीं है, लेकिन 60 साल सीमा है। 60 से ज़्यादा या 60 है तो कोई उसका फॉर्म भरने का मतलब नहीं रहे। इसके अलावा स्पष्टीकरण है कि विधवा महिला के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, और विच्छिन्न महिला के मामले में न्यायालय की जो पारित डिग्री है या आदेश है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा दिव्यांगजन जो है, जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो 2021 है, उसके अनुसार इस सेवा नियमों में अधिकतम आयु में दिव्यांगजनों को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। जो सामान्य श्रेणी की छूट है उसके अलावा जो भी दिव्यांग अगर कोई व्यक्ति तो उसको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और ये इस तरीके से ये सारी छूट संबंधित और भी डिटेल दी हुई है। विवाह पंजीयन है तो शासन के परिपत्र क्रमांक के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राज्य की सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य है, और तत्संबंधी जो प्रमाण पत्र यथासंभव वांछनीय हो गया। यानी आपका अगर शादी होगी है तो आपको जो पंजीयन विवाह पंजीयन अवश्य करवाना है, और वो आपको जब भी आपकी नियुक्ति होगी तो उस समय आपको पेश करना पड़ेगा। और परीक्षा शुल्क जमा कराने या ऑनलाइन भरने की जो तारीख है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जो भी ई मित्र या अपने खुद अगर भरना चाहते तो खुद भी भर सकते हैं, जिसमें नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है के माध्यम से आप 8/11 से 7/12 तक, यानी कि फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 8/11 से शुरू हो जाएगी। यानी कि अभी आज जैसे 1 तारीख है तो 5-7 दिन बाद में फॉर्म शुरू होंगे, और 7/12 यानी 7 दिसंबर तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे बोर्ड की वेबसाइट पे। उसके बाद ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। तो और वैसे मैंने पहले बता दिया, इसमें भी बता दिया है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन जो आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा के अंदर फॉर्म आवेदन भर दें, यानी कि अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें। जो परीक्षा का आयोजन है, यानी जो भी परीक्षा होगी वो फरवरी 2023 में प्रस्तावित है, और जिसके संबंध में अलग से जो भी निर्देश दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र है तो आपको संबंधित जो वेबसाइट है RSMB जो भी बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड की, वहाँ आपको समय पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे जो अपलोड हो जाएंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में है कि जो व्यक्ति पहले से किसी सरकारी नौकरी में या सरकारी उपक्रम में नियुक्त हैं, उन्हें नियुक्ता से इस परीक्षा में आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुए आवेदन कर देना चाहिए। यानी अगर आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति पत्र वहाँ से लेना जरूरी है, तो आप वहाँ एप्लीकेशन दे दें, और जब भी नियुक्ति हो उस समय आपको ये अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। अब अयोग्यता क्या है, यानी कौन व्यक्ति अपात्र हो जाएगा, यानी कोई ऐसा पुरुष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो वो पात्र नहीं होगा। और अगर मान लो कोई आवेदक इस नियम के कार्य छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट होकर ऐसा करना, कोई विशेष आधार हो तो बात लगे, या किसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया जिससे पहले से पत्नी है तो वो भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। इसके अलावा जो भी 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक जो अगर संतान है या तो भी वो पात्र नहीं होगा। परंतु सरकार वो संतान के मामले में ये है कि अगर पहले प्रसव में एक बच्चा है और दूसरे में अगर जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो वो एक ही का ही माना जाएगा, वो अपात्र नहीं होगा। तो ये सामान्य जो नियम सभी भर्तियों में लागू होते हैं वो ये। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन को आपको जो भी SSO ID से आपको आवेदन करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर के। और आवेदन जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करें तो अपने जो भी OTR में, मैंने हर बार मैं कहता हूँ कि OTR के समय आप बहुत सावधानी रखें। OTR में अगर आपकी जो अब OTR जब आप कर रहे हैं तो सबमिट से पहले आप देख लें कि आपका नाम वगैरह जो भी है वो 10वीं 12वीं की जो मार्क लिस्ट में अगर है वो कब वो आ रहा है। अगर उसमें कहीं मिसमैच आ रहा है तो आप OTR को सबमिट नहीं करें, पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करवा लें, उसके बाद ही OTR करें। और इसके अलावा जो भी फ़ोटो साइन वगैरह जो भी अपलोड करने पड़ेंगे तो फ़ोटो 6 माह से पुराने नहीं हो, और जो भी फ़ोटो वगैरह है वो जैसे फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच में होगा, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सामान्य जो नियम है कि अगर आप चश्मा पहनते हैं नंबर के तो आपको चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचवाना है, और अगर आपको जैसे फैशन या धूप वाले चश्मे वगैरह वो आपको नहीं लगाने, काला चश्मा वगैरह भी आपको नहीं लगाना है। और फ़ोटो भी है वो क्लियर साफ होना चाहिए, चेहरा है कम से कम जो फ़ोटो में 50% चेहरा है उसका दिखना चाहिए, और बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए ताकि आपका जो चेहरा है वो साफ दिखे, क्योंकि जब इसको स्कैन करेंगे या जब ब्लैक एंड वाइट में इसकी प्रिंट निकालेंगे तो चेहरा धुंधला हो जाता है। तो ये विशेष बात है। अब जैसे अपलोड हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करना है, फ़ोटो भी करना है, और मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके हस्ताक्षर जो फोटोग्राफ है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी फ़ोटो वगैरह है वो आप निर्धारित जो पिक्सल है उसमें आपको अपलोड करना है। तो ये सामान्य बात है।
इसके अलावा प्रश्न पत्र जो परीक्षा के बाद में उत्तर कुंजी पे भी अगर आपको कोई जो भी परीक्षा होगी उसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है तो उसके लिए भी आप शुल्क जमा करा के अपनी जो भी है आपत्ति है दर्ज करवा सकते हैं। ये परीक्षा के बाद की बात है। सूतले की भी सुविधा भी है और ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया भी है। अब जैसे मैंने एक बार पहले बताया कि अगर मान लो कोई अभ्यर्थी है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के पश्चात, यानी जैसे दिसंबर में जो आवेदन की अंतिम तारीख 7 दिसंबर है, तो उसके बाद 7 दिन तक पोर्टल खुला रहेगा करेक्शन के लिए। 300 रुपये दे करके आप जो भी ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक विशेष बात जो मैं आपको दोबारा बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता के नाम, पद, नाम, जन्म तारीख और लिंग के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन नहीं हो सकेगा, यानी कि इनमें संशोधन नहीं होगा। नाम, माता का नाम, पिता का नाम वगैरह में, जन्म तारीख वगैरह में संशोधन नहीं होगा, क्योंकि ये OTR से होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप OTR ध्यान से करें, उसमें फिर बाद में ऑनलाइन करेक्शन का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब भी अगर कोई वो OTR में करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा तभी आपका संशोधन हो पाएगा। तो कोशिश करें कि ये गलती नहीं हो। और बाकी जो सामान्य बातें हैं ये मैंने आपको बता दी। प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है, तो अगर आपकी नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको जो भी निर्धारित प्रमाण पत्र है वो आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप किसी गलत सूचना प्रस्तुत करते हैं या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं तो आपको निर्धारित जो भी कार्रवाई आपके खिलाफ में की जाएगी। और जो पाठ्यक्रम होगा परीक्षा का, अब वो पेपर कैसा होगा, तो परीक्षा ऑफलाइन होगी, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट 90 मिनट का पेपर होगा। और बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे ABCD वाले, 100 प्रश्न होंगे, समान अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी कि 400 नंबर का जो पेपर होगा, 100 सवाल होंगे, 1 घंटा 30 मिनट में आपको करने पड़ेंगे। और नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी, गलत उत्तर का 1/4 काटा जाएगा। अब इसमें सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए क्या क्या जो सिलेबस है कॉन्सेप्चुअल जो है उसके लिए, तो पहला जनरल अवेयरनेस, उसके बाद में बेसिक ह्यूमन बॉडी, सामान्य मानव शरीर, उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ जिसमें कम्युनिटी हेल्थ वगैरह है, हेल्थ केयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर और इन्वायरमेंटल हेल्थ और सैनिटाइजेशन, या इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, या जो भी इससे संबंधित जो भी है वो। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ है, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, इसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ, या मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ जो प्रॉब्लम्स वगैरह है इससे संबंधित है। दूसरा है फैमिली प्लानिंग और एडोलेंस हेल्थ के संबंध में, मेंटल हेल्थ के संबंध में यानी मानसिक जो भी स्वास्थ्य उसके संबंध में, कम्युनिकेबल डिजीज जो भी है उसके संबंध में, कौन कौन से डिजीज है उसके बारे में, कौन कौन से उसके कारक वगैरह है उसके संबंध में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक असंक्रामक रोगों के बीच में बारे में पूरा टॉपिक होगा। उसके बाद में न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित टॉपिक भी है। इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन असेसमेंट है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के समय न्यूट्रिशन में क्या ध्यान रखना है। स्किल बेस्ड जो सिलेबस में जिसमें पब्लिक हेल्थ स्किल वगैरह ये सारे है। जनरल मेडिसिन और जनरल इमरजेंसी है, कॉमन जो कंडीशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो सिस्टम है, हार्ट यूरिनरी सिस्टम, ब्लड डिसऑर्डर्स है, आई नोज थ्रोट वगैरह है यानी ENT वगैरह है, फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा इसेंशियल ड्रग्स वगैरह है, कॉमन सर्जिकल जो कंडीशंस है। इसके अलावा ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, ट्रोमा, जनरल सर्जरी वगैरह, ये नहीं मेडिकल से संबंधित सारे। इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चंस है, उसमें बिहेवियर चेंज, ये है, वर्क मैनेजमेंट है, मॉनिटरिंग है, हेल्थ मैनेजमेंट है, ये सारे जो भी है। और जो विस्तृत सिलेबस है वो बोर्ड की साइट पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरी विज्ञप्ति मैंने आपको बता दी, 13 पेज की काफ़ी विस्तृत विज्ञप्ति है। इसकी PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो इसी चैनल के नाम से ही है वहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप वहाँ से देख सकें। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।